नमस्कार, मैं हूँ अमी अंतर्ध्वनि से। अंतर्ध्वनि एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सपोर्ट ग्रुप है और हमारे साथ डॉक्टर शबीर चिकानी और डॉक्टर रीना शर्मा। डॉक्टर शबीर चिकानी राजकोट से है और डॉक्टर रीना अहमदाबाद की रूमेटोलॉजिस्ट है। आज हम लोग को वो डिटेल्स में माहिती देंगे कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या अच्छी है हेल्थ के लिए, और डिटेल्स में और बात करेंगे। शबीर सर। ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. હું રોમેટોલોજીસ્ટ છું, રાજકોટમાં છું. ગુજરાત રોમેટોલોજી એસોસિએશનનો સેક્રેટરી છું અત્યારે. અંતર્ધ્વનિ જેવી સંસ્થાઓ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ના સાથથી અમે લોકો આ બધી બીમારીઓ વિશે વધારે ને વધારે માહિતી ફેલાય, લોકો જાણે એના માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તમારા મનમાં પ્રશ્નો હોય તો તમે અંતર્ધ્વનિને મેસેજ મોકલી શકો છો અને અમે એનો લાઈવ જવાબ આપવાનો કોશિશ કરશું. આજે વર્લ્ડ એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ ડે છે. એટલે સૌથી પહેલા તો એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ શું છે એના વિશે એક સામાન્ય ગુજરાતીમાં સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ એ એક પ્રકારનો વા છે. વાના એટલે સાંધાના વાના 100 થી વધારે પ્રકાર હોય છે, જેમાંનો આ એક વા છે. અને આ વા મોટા ભાગના દર્દીઓને મણકાના સાંધામાં અસર કરે છે, પણ બીજા અમુક દર્દીઓમાં હાથ પગના સાંધામાં પણ આવી શકે અને એના બીજા ચિહ્નો પણ આવી શકે. આપણે બધાએ વૈજ્ઞાનિક નામો શીખવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ અને ખાલી મને વા છે કે ગઠિયા છે કે સંધિવા છે કે એવું કહેવાના બદલે આ નામો અંગ્રેજી નામો શીખવા જોઈએ, જેથી કરીને વધારે સારી માહિતી આપણે સમજી પણ શકીએ અને મેળવી પણ શકીએ. મારા કલીગ ડોક્ટર રીના શર્મા આ વિષયમાં થોડી વધારે માહિતી આપશે. डॉक्टर रीना प्लीज. थैंक यू चिकानी सर. मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम. ओके फाइन. मैं जैसे चैट्स में देख रही हूँ हिंदी और इंग्लिश जानने वाले लोग भी ज्यादा दिख रहे हैं मुझे. सो बेसिकली एक जो पॉइंट जो आज सबको जानना जरूरी है कि आज वर्ल्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे है. एवरी ईयर हम 2 मई को वर्ल्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं. एंड अभी तक का इसका स्लोगन रहा है वॉक ऑफ एएस. अभी लॉकडाउन कंडीशन में वॉक करना तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन डिस्कस ऑफ द एएस. सो अभी सिचुएशन में काफी डाउट्स, काफी सारे मेडिसिन को रिलेटेड, काफी एक्सरसाइज नहीं हो कैसे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको लेके काफी डाउट्स लोगों के मन में होंगे डेफिनेटली. दूसरी बात, अभी तक के क्योंकि इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो अंतर्ध्वनि करवा रहे हैं, काफी हद तक काफी क्वेश्चंस लोगों ने, हमारे आगे जो स्पीकर्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, हमारे कलीग्स, उनने आंसर भी किए हैं उनको. फिर भी कुछ रिपीट क्वेश्चंस भी होंगे तो वी आर रेडी टू टेक इट, और कुछ नए क्वेश्चंस होंगे तो अमी विल नो. तो जैसा भी है विल डेफिनेटली टेक इन टू इट अकाउंट. जो पुराने नए रिपीट भी होंगे तो शॉर्ट पे डेफिनेटली एक रिकैप जैसा हम कर सकते हैं चीजों का. और चिकानी सर जो कहना चाह रहे थे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली जो है कि वात जो है बहुत टाइप के वात होते हैं, तो एक गठिया वात एक कॉमन टर्म ना लेके अब हमको स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक उस पे डिटेल्स में जाना चाहिए. और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मींस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस समझना चाहिए कि रूमेटॉइड अलग है, ल्यूपस अलग है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक अलग एंटिटी इटसेल्फ है. और इसके विषय में जो अंतर्ध्वनि जिस तरीके से काम कर रहा है, इस डिजीज के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो काम कर रहा है, ये सही में बहुत सराहनीय है. और आज का भी जो ये प्रोग्राम रखा गया है उसके लिए मैं इन लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगी.
एंड फ्यूचर में भी ऐसी हम एक्टिविटीज डेफिनेटली करते रहेंगे, बट आज का दिन कुछ खास है। पहला क्वेश्चन है NSAIDs का इम्पैक्ट क्या है बॉडी पे ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस सिचुएशन? NSAIDs का इम्पैक्ट कोरोना वायरस, यानी जब ये वायरस पैंडेमिक शुरू हुआ था तो शुरू में मीडिया में और एकेडेमिया में कुछ ऐसे चिंता हुई थी कि शायद ये दवाइयां कोरोना वायरस को फैलने में मदद करेगी और वायरस जो मरीज ये दवाई ले रहे हैं उनको ये वायरस का इन्फेक्शन लगने की संभावना ज्यादा है, खास करके आइबुप्रोफेन जो सबसे कॉमनली ओवर द काउंटर यूज होती है। लेकिन बाद में जितने भी नए डेटा आए हैं और जितने नए रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पे आज की करंट गाइडलाइन ये है कि एनसेड दवाइयों से कोरोना वायरस इन्फेक्शन लगने की संभावना ज्यादा नहीं है और एनसेड लेते समय वायरस का इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना भी नहीं है। खाली इतना हो सकता है कि जो मरीज ये एनसेड प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं उनको जो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो शरीर में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, वो शायद कम महसूस हो सकता है, लेकिन बीमारी की तीव्रता में या बीमारी लगने की संभावना में कोई फर्क नहीं होता है। ओके, तो उसमें कंटिन्यूएशन में है, तो अभी फिलहाल के सिचुएशन में मेडिसिन जो चल रही है पेशेंट की वो कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे? जो भी मरीज जो भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी तरह के संधिवात की बीमारियों की जो भी दवाइयां चल रही होती है, अगर पेशेंट को मरीज को इन्फेक्शन लगता नहीं है तो वो दवाई चालू रखना ही एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर दवाई बंद कर देते हैं और मूल जो वात की बीमारी बढ़ जाती है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, रीना मैम एक चैट पे क्वेश्चन है आपके लिए। विद द हेल्प ऑफ नुकोशिया 60 could I control my pain and disease through long term? I am taking since 2017. Nowadays taking 2 pills in 1 week. I have some stiffness and sometime pain in the low back and low neck. My last CRP test result is 8.5. न्यूकॉक्सिया अगर वीक में 1 या 2 बार लेनी पड़ रही है तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। और इसके साथ साथ जो ज्यादा जरूरी है दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। इसके पहले का भी सेशन अगर इनने अटेंड किया हो तो इनको आइडिया होगा कि एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंस है। पूजा ने भी उस बात पे स्ट्रेस किया कि दवाइयों से ज्यादा इम्पोर्टेंस हम एक्सरसाइज को देते हैं, इसलिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। न्यूकॉक्सिया आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं, दैट इज फाइन, चलेगा, नो इश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोसप्रेसेंट्स का क्या इम्पैक्ट है बॉडी पे? सी इम्यूनोसप्रेसेंट्स वर्ड यूज करना सबसे पहली बात तो वो गलत होगा। जो हम मोस्टली जो दवाइयां पेशेंट्स को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देते हैं वो होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। दे आर DMARDs एंड दे आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो नॉर्मल की हमारी दवाइयां होती हैं उस पे नहीं होता है, इसलिए उसके लिए हमको चिंता करने की बात नहीं है। और बाकी जो साइड इफेक्ट रिलेटेड जो भी प्रोफाइल होता है वो हम बीच बीच में सब पेशेंट्स को मालूम भी, हम टेस्ट करवाते रहते हैं। व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड, जो उनकी सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमको जो करना होता है वो हम रेगुलरली करते ही हैं। इसलिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के तरफ से इम्यूनिटी का लॉन्ग टर्म का कोई हमको चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, जब बायोलॉजिक्स जैसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं, बायोलॉजिक्स इंजेक्शन जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफी पेशेंट्स लेते होते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कभी कभी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। उसमें भी हम, लेकिन शुरू करने से पहले ही जिनने लिया है पेशेंट ने उनको मालूम होगा कि हम एक मॉन्टुक्स टेस्ट, कभी कभी टीबी क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे सब इंश्योर करके ही
कराते हैं कि बॉडी का इम्यूनिटी लेवल क्या है, उसके बाद जान के ही आगे किया जाता है। और वैसे भी इंडियन सिनेरियो में इफ यू सी, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का भी एक्सपीरियंस ये रहा होगा कि बायोलॉजिक्स भी हम लॉन्ग टर्म नहीं देते हैं पेशेंट्स को। 3 से 6 महीना, किसी किसी को बहुत लंबा हुआ तो 9 महीने से साल भर, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक हमारे पेशेंट्स को बायोलॉजिक्स भी लेने की जरूरत पड़ती है। ये दवाइयां अगर लॉन्ग टर्म में ली जाए तो डेफिनेटली इट कैन इम्पैक्ट द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट, बट हम जैसे इंडियन सिनेरियो में यूज करते हैं उससे इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राइट। मैं अमी एक डॉक्टर रीना की बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये जो कंसर्न है वो हर एक टॉक में और हर एक डॉक्टर को ये पूछा जाता है। नेचुरली ये पेशेंट की ओर से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज याद रखनी जरूरी है कि ये डॉक्टर रीना मैम ने जो बायोलॉजिक ड्रग की बात की, वो बायोलॉजिक ड्रग को मार्केट में आए हुए अभी 20 द फर्स्ट बायोलॉजिक ड्रग जो आया था इनफ्लिक्सिमैब वो 1999 में आया था। बाद में धीरे धीरे नए नए जैसे जैसे साइंस में प्रगति की तो नए नए ड्रग्स आते गए। तो अभी जो भी हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं और जो भी हमारे पास साइंटिफिक डेटा है, वो डेटा 5 साल 10 साल 15 साल यानी सालों तक कई मरीजों में, ये खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में वो दिया जाता है और उनका सेफ्टी प्रोफाइल देख के ही ये दवाइयां दी जाती है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी अपना देश अलग है, अपना एनवायरनमेंट अलग है, तो उसमें कुछ अलग तरीके के रिस्क हो सकते हैं, लेकिन वो सब रिस्क को हम ध्यान में रखते हैं। और जैसे डॉक्टर रीना ने बताया वैसे मोंटू टेस्ट वो सब टेस्ट करके ही ये दवाइयां दी जाती है। हमारी चेतावनी हर एक मरीज को यही रहती है कि बायोलॉजिक ड्रग या कोई भी दवाई आप अनसुपरवाइज कंटिन्यू भी नहीं कर सकते और ले भी नहीं सकते, वो आपको ध्यान रखना है। राइट राइट। एक क्वेश्चन है पेशेंट का, उनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लास्ट 25 इयर्स से है। कंडीशन उनकी सेम है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है लास्ट। आई हैव रेड दैट। हाँ, तो इसमें देखो क्या होता है, डिजीज की भी एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। एक स्टेज तक डिजीज बढ़ती है, फिर स्टेबल होती है, और फिर एक पर्टिकुलर डैमेज का कंपोनेंट एक बॉडी में अचीव हो जाता है। उसके बियॉन्ड जॉइंट्स में या बोन्स में कोई मेजर और चेंजेस नहीं आते हैं। बट कुछ डिजीजेस होती है जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव होती है। अभी आज कई बार ऐसा होता है कि अभी ये दीज आर ऑल मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स ना, तो इसमें क्या होता है, कई बार अभी बोन्स में है, लिमिटेड जॉइंट्स में डिजीज है, कल को आंख में आ सकता है, बॉवल में आ सकता है, स्किन में जा सकता है। तो 10 साल से ठीक है जॉइंट पेन्स नहीं है या मतलब और कुछ नया कुछ नहीं हुआ है, बट वी स्टिल नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द सिम्टम्स की बाकी और कोई सिस्टम तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म में कोई लिवर किडनी पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। देन जो डैमेज भी हुआ है उसके साथ भी लाइफ कैसे कंटिन्यू रखना है, उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज जो जरूरी है, नहीं तो बॉडी तो धीरे धीरे स्टिफ हो ही जानी है। एक बार बैम्बू स्पाइन हो गया मींस बैम्बू स्पाइन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो वो स्टेज अगर पहुंच गई है तो उसके बाद लाइफ को कैसे आपने मेंटेन करके कंटिन्यू रखना है, आपकी रूटीन एक्टिविटीज करते रहना है, उसके लिए आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए। राइट। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो मेडिसिन ले रहे हैं पेशेंट्स, तो ऐसी कोई साइन है कि ड्यू टू दैट कोरोना डिटेक्ट नहीं हो उनकी बॉडी में? ये मैंने जो एनसेड का क्वेश्चन लिया था उसमें जो मैंने बताया कि एनसेड से जो मरीज एनसेड लेते हैं उनको शायद बुखार कम पता चलता है, या बदन का दर्द कम हो सकता है, या जोड़ों का दर्द थोड़ा कम महसूस होता है, उतना ही। बाकी जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जो खांसी है, जो गले में तकलीफ होती है, जो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो ज्यादातर चिन्ह मरीज को महसूस होते ही है। और वो भी जो बुखार जैसा पता नहीं चलता है, दर्द कम होता है, वो भी 25-30% पेशेंट को ऐसा होता है कि उनको पता नहीं चलता है।
बाकी ज्यादातर मरीज को वो सिम्टम पता चल ही जाता है सूनर और लेटर। राइट। कोरोना वायरस में HCQS इफेक्टिव है ट्रीटमेंट करने के लिए? बिकॉज अभी बहुत आ रहा है, न्यूज में आ रहा है। लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस। कभी आता है कि बहुत इफेक्टिव है, अगले दिन आ जाता है कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। सो सबका अपना अपना ओपिनियन है, देयर डिफरेंट स्टडीज, बट डेफिनेटली क्लोरोक्विन हैज बीन फाउंड टू हैव सम एंटीवायरल एक्टिविटी, बट कोरोना में उसका कितना क्या रोल है दैट इज स्टिल डिबेटेबल। हमारे दूसरे ग्रुप में काफी डिस्कशन हुआ है इसके रिगार्डिंग, एंड आई थिंक या शबीर सर, मैं डॉक्टर रीना से यही ऐड करूंगा, जो उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, मैं क्लीन आंसर देता हूं कि मरीज को, कोई भी मरीज को खुद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने आप चालू नहीं करनी चाहिए, वो एडवाइजेबल नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। ये दवाई इफेक्टिव है कि नहीं है उसके बारे में अभी तक कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। आप अपने ओर से खुद चालू मत कीजिए, वो बहुत साफ है। राइट। नेक्स्ट। Okay. Next question is, what is the role of fasting? Intermittent fasting help कर सकता है? Because personally I feel low pain when I will not take anything in dinner. Next morning lower back pain, then regular dinner. So is it medically proven? Chat में question आया है। से एक सिंपल फंडा है, या एकदम लेमैन टर्म्स में भी मैं एक्सप्लेन करूं इस चीज को, तो बॉवेल का और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कनेक्शन है डेफिनेटली, ठीक है। तो कई बार हमने एक स्टडी का मैं एग्जांपल देती हूँ, इसमें पब्लिश भी हुआ था कि पेशेंट्स ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विद प्रॉपर परमिशन विद द पेशेंट, इनका गट एनालिसिस मतलब एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करके देखा गया, 50% पेशेंट्स में इंटरनल थोड़ा नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन आया। अभी जैसे हम जानते हैं कि IBD जो इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज, क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दो मेन वेराइटी होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दैट इज प्रूवन। बट एट द सेम टाइम ये कुछ गट इन्फ्लेमेशन ऐसा रह सकता है विच मे नॉट अमाउंट टू IBD, बट थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगा, एंड दैट कुड बी एसोसिएटेड विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस, पेशेंट्स इतने सालों से इतने साथ बात करते करते जो समझ में आया है कि पेट अगर साफ रह रहा है तो पेन हल्का रहता है, मीन्स बॉडी हल्की फील होती है, दैट इज व्हाट दे गिव एज अ सिम्टम, क्या बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड समहाउ आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो आपका पेन्स और बॉडी में यू फील एक्टिव, यू फील लाइक डूइंग एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट डे आपको सुबह उठ के कंफर्टेबल लगता है, बट डायरेक्ट एज सच कनेक्शन नहीं है। और कोरिलेटिंग इट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई डोंट नो, मतलब वो अलग ही फंडा है। ये एक सिंपल सा रूल है कि पेट साफ है तो आपकी बॉडी हल्की रहेगी, बॉडी हल्की रहेगी तो you'll be cheerful, you'll be cheerful तो you'll be feeling active, बस। इसमें डॉक्टर रीना मैम से मैं 2 पॉइंट और उन्होंने जो बताया वो सही है, एकदम साइंटिफिक है। दूसरा एक पॉइंट है कि पेन का और वेट का सीधा कनेक्शन है। जो पेशेंट ओवरवेट है या तो ओबीज है, जो जिनका वजन बहुत ज्यादा है, तो बॉडी के फैट में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनसे पेन परसेप्शन का संबंध है। तो जो लोग ओवरवेट है उनको पेन ज्यादा महसूस होता है। तो पेन महसूस होना और बीमारी बढ़ना वो अलग चीज है। तो यस, उस तरीके से भी अगर दर्द बढ़ता है और आप ज्यादा खाना खाते हो, आपका वेट बढ़ता है, तो उसका कनेक्शन है। ये एक दूसरा अलग एंगल से देखा जा सकता है। और थर्ड थिंग कि अपने इंडियन कल्चर में, भारतीय कल्चर में, आयुर्वेद में पहले से ही गट का यानी खाने का और बीमारियों का संबंध बताया गया है। लेकिन हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस डेफिनेटिव प्रूफ मांगता है, और वो डेफिनेटिव प्रूफ अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम सबकी सेंस ये है
कि खाने का और इसका कोई संबंध है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के, जैसे आपने ये क्वेश्चन आया कि भाई मैं डिनर में कम खाता हूं तो मुझे पेन कम लगता है, तो इट इज गुड फॉर यू, आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुकोक्सिया 90 2 बार लेना एवरी डे, इज इट हार्मफुल टू द बॉडी? मैक्सिमम recommended scientific dose of इटोरिकोक्सिब, जो न्यूकोक्सिया का कंपोनेंट है, वो 120 मिलीग्राम ही है। 180 मिलीग्राम ओवरडोज है, वो डेफिनेटली नुकसान कर सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट को पेन है बोथ एंकल्स एंड एल्बोज में, स्वेलिंग भी हो रहा है लास्ट 2 months से। So how long can I take SARS and Endocap 75? Is this safe? We will not answer the individual patient's questions. जिस मरीज ने ये क्वेश्चन पूछा है वो आपके रोमेटोलॉजिस्ट का कांटेक्ट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और वो नेक्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। हम जो भी है वो जनरल प्रिंसिपल्स पर ही बात करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए मार्केट में, तो कैन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स टेक विद बायोलॉजिक्स? नियरेस्ट यानी नजदीक में नजदीक 1 साल पहले कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन आएगी जो सबको मास प्रोडक्शन होगा और सब ले सकते हैं, वो चांसेस कम है। वैक्सीन बहुत तरह के होते हैं, किल्ड वैक्सीन होते हैं, लाइव वैक्सीन होती है। उसमें किस तरह का, यानी किस तरह से वो वैक्सीन बनाई गई है, कौन सा वायरस का स्ट्रेन यूज किया गया है या तो वायरस का प्रोटीन यूज किया गया है, उसमें जो स्टेबिलाईजर होते हैं, उसके केमिकल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, उसके आधार पे ये सब डिसाइड होता है। ये प्रश्न जब वैक्सीन आएगी, वो वैक्सीन का कंपोनेंट हमें पता चलेगा, तभी उसका आंसर दिया जा सकता है। राइट, ओके। एक क्वेश्चन है, पेशेंट इज 23 years old, वो SARS 1000 ले रहे हैं एवरी डे, तो उनकी लाइफ में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है उसके वजह से? आई थिंक डॉक्टर रीना कैन आंसर दैट। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रख सकते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट इज रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर करेंगे तो शायद सांस भी इतनी नहीं लेनी पड़ेगी, और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो मोर देन सांस, एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। मैम अभी आप IBS की बात कर रहे थे, तो इज IBS एंड कोलाइटिस पार्ट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? वो हर पेशेंट को होता है? तो IBS अलग चीज है, IBD अलग चीज है। IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो किसी को भी हो सकता है। IBD इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें गट में सूजन आती है, और IBD इज एसोसिएटेड विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पर वो भी जरूरी नहीं है कि हर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को IBD हो। Only a small percentage of patients of ankylosing will have IBD, या फिर IBD वाले पेशेंट को joint pains हो सकता है। So either way is possible. There is a connection, दोनों है, ऐसा नहीं होता। Right. So and what about colitis? Colitis is same as IBD. Okay. IBS और IBD different है। IBS is irritable bowel syndrome, right. IBD is inflammatory bowel disease. Right. फिलहाल के सिचुएशन में कैन आई टेक रेमिकेड, साज, जो भी मेडिसिन रूमेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की है, वो मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ? द क्वेश्चन फर्स्ट थिंग इज रेमिकेड इज एन IV इन्फ्यूजन। तो IV आपको लेने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है? फर्स्ट थिंग, कौन से हॉस्पिटल में या आप कहाँ ले रहे हैं? सेकेंड थिंग कि आप कितने टाइम से ले रहे हैं, और अगर कितना पेन है, रेमिकेड नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो भी एक चीज एसेस करिए। So in this current scenario, I would suggest कि अगर उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, पेन कंट्रोल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स बेटर टू पोस्टपोन।
कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बाहर ना निकलना पड़े घर से, तो दैट इज अ बेटर आइडिया। एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है रेमिकेड की, एडोरार मेडिसिन? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, हाँ वो एक्चुअली देखा हार्मफुल है जाए, बॉडी के लिए या? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसे बहुत हार्मफुल कुछ नहीं होता है। एंड दीज आर ऑल सेफ मेडिसिन। जैसे चिकानी सर ने अभी बताया कि पिछले 20 साल से ऑलरेडी मार्केट में है। ओनली थिंग इज इंडिया में हम कभी लॉन्ग टर्म देते नहीं है। एंड नॉर्मली ऑल्सो जो इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो यूएस यूके, जो हम जो जिन गाइडलाइंस को फॉलो करते आए हैं, जहाँ से ये सारा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आया है, हमने उस सब चीजों का थोड़ा इंडिजिनाइजेशन कर दिया है। be it the cost factor, the second is the टीबी का प्रेवलेंस जो इंडिया में इतना ज्यादा है, तो सब चीजों को हमने इंडियन सिनेरियो के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। बेस्ट एग्जांपल जो आया है आर्मी में, हमारे सीनियर रोमेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट यूजर्स ऑफ रेमिकेड इन इंडिया। और उनका तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो नॉर्मली हर 2-2 महीने में गाइडलाइंस है कि लोडिंग डोज के बाद 2-2 महीने में देने का है, वहां पे तो वो ये भी नहीं फॉलो करते। उनने देखा है कि 6 महीने 4 महीने में भी पेशेंट एक बार इंजेक्शन लेता है, इफ ही इज डूइंग वेल देन इट इज फाइन। तो इंडिया में कॉस्ट फैक्टर में भी सेफ मिलता है, इन्फेक्शन रेट में भी उसमें डेफिनेटली फायदा मिलता है। राइट। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, यानी आपने जो बताया वो सही है कि जनरली हर एक बीमारी की तीव्रता के आधार पर दवाई का डोज नक्की होता है। अगर बीमारी खराब है, चालू ही रहती है, तो दवाई चालू रखनी पड़ सकती है। और अगर बीमारी एकदम कंट्रोल में है, जनरल सेहत अच्छी है, तो हर एक डॉक्टर हर एक दवाई कम करना चाहेगा, लोएस्ट पॉसिबल डोज पे रखना चाहेगा, ताकि बायोलॉजिक्स जैसे रेमिकेड जैसी दवाइयों का कॉस्ट भी कम हो और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का खतरा भी कम हो। क्योंकि ये बीमारियां कम ज्यादा होती रहती है, उनकी तीव्रता भी कम ज्यादा होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर एक मरीज की बीमारी कंटिन्यूस खराब रहती है, तो उसके आधार पे दवाई का डोज एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता रहूंगा कि जो भी कीजिए अपने रोमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके ही कीजिए, खुद अपने आप पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डज द मैट्रेस हैव अ रोल टू प्ले इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? बिकॉज एक पेशेंट को सीवियर बैक पेन और नेक पेन हो गया है, अभी रिसेंट मैट्रेस चेंज की है ना, उसके वजह से। मैट्रेस में ऐसा है कि बहुत अलग अलग तरीके की मैट्रेस अभी मार्केट में मिल रही है। खास करके जो हम फोम बेस्ड मैट्रेस, जो रेडीमेड मैट्रेसेस आती है, उसमें जनरल रूल ऐसा है कि बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो डेंसिटी बोलते हैं उसकी, वो डेंसिटी 40 से ज्यादा होनी चाहिए और 80 से कम होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सख्त अगर होगी मैट्रेस तो भी स्पाइन को अनकंफर्टेबल हो सकती है, और अगर बहुत सॉफ्ट मैट्रेस है तो वो स्पाइन का जो पूरा शेप है वो सोते वक्त बिगड़ सकता है। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज जिनको स्पाइन में और स्पाइन के जोड़ों में ही ज्यादा तकलीफ होती है, उनको लॉन्ग टर्म ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो अगर फोम मैट्रेस है, जो सिंथेटिक फोम मैट्रेस आती है, तो डेंसिटी 40 to 80 इज एडवाइजेबल। जो नॉर्मल रुई की जो गद्दी होती है, तो वो तो जनरली नॉर्मल जो थिकनेस होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई मरीज ऐसा भी करते हैं कि वो जमीन पर सो जाते हैं, कोई भी मैट्रेस ही नहीं रखते हैं, वैसा करना भी एडवाइजेबल नहीं। राइट राइट। मार्केट में आजकल बैक केयर मैट्रेस के नाम से ही आने लग गए हैं। Okay. So they have that specific orthopedic mattress या back care mattress के नाम से जो standard companies हैं अपनी, उनमें सब में available होता है ये। So कहीं भी शॉप में पता करेंगे तो they will definitely get an idea about it। और मैट्रेस में उसमें जो एक जनरल उसमें जैसे सर ने डेंसिटी की बात की, कॉयर ज्यादा, फोम कम एंड नो स्प्रिंग्स। करेक्ट। Coir mattresses are better than the foam one. Okay. Yes, that is true. Right.
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट का, पेशेंट को लीकी गट अंडरस्टैंड करना है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, व्हाट इज द रोल? आई थिंक डॉक्टर रीना ने आईबीडी के बारे में बोला है, तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। सी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डिजीज में एक माना जाता है कि शुरुआत यहाँ से हुई है, तो सब पूछते हैं कि मुझे क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। तो देयर इज अ थ्योरी कि लीकी गट वाली एक थ्योरी है कि इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, समटाइम्स गुड बैक्टीरिया, समटाइम्स बैड बैक्टीरियाज, जो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट से इंटर होते हैं, जो हम खाते हैं उससे इंटर होते हैं, एंड देन they also produce certain antibodies which are protective to our body and sometimes they are harmful to our body. So जो leaky gut theory है, it is just an assumption कि ये एंकिलोजिंग की भी शुरुआत जो होती है ये एक्चुअली गट से होती है। जैसे सर हमने पहले भी ये चीज डिस्कस किया कि पेट से कनेक्शन है, आयुर्वेदिक में भी माना जाता है कि वात, वात मतलब पित्त वात, आम वात, वात जो है पेट से शुरुआत हो रही है। अगर पेट क्लीन है आपका तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज द सेम एज दैट लीकी गट, मतलब एक लेमैन टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करूं तो दिस इज द लीकी गट थ्योरी। बट अगेन इसका कोई एकदम प्रूफ नहीं है कि ये लीकी गट थ्योरी इस पे लागू पड़ती है पूरी। so this is just an hypothesis, this is an assumption. yes, और लीकी गट का सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है डायरिया। जो डायरिया होता है वो इन्फेक्शन होता है तो गट में ऐसे चेंज होते हैं कि उसकी वजह से जो वाटर होता है अपने बॉडी में वो पूरा का पूरा फ्लश आउट हो जाता है और बॉडी वो इन्फेक्शन को निकालने की ट्राई करता है। तो समथिंग सिमिलर इन अ वेरी लो ग्रेड, कुछ बीमारियों में अभी ऐसा माना जाता है कि गट में यानी इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो चेंजेस की वजह से इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवार होती है वो दीवार की लाइनिंग में थोड़ा लूजनिंग होता है और लूजनिंग में से कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी में जाते हैं और वो सब ये बीमारियों की शुरुआत करते हैं। तो ये जो है इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी एक आइडिया है कि शायद ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, उसके आधार पर अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। और दूसरी बात कि ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और जो भी वात की बीमारियां हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और इंटेस्टाइन में अपनी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो वो एक कनेक्शन है एनवायरनमेंट का और इम्यून सिस्टम का, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां शुरू होती है। तो ये एक ले टर्मिनोलॉजी है जिसको लीकी गट बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ओकेजनल स्मोकिंग अलाउड है इनिशियल स्टेजेस में? नो, स्ट्रिक्टली नो। उसमें कोई क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी की तीव्रता बढ़ने का चांस ज्यादा है। स्मोकिंग की वजह से फ्यूचर में हड्डियां कमजोर हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये मरीजों को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन इज नो। परफेक्ट। ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, एंगस्पॉन्ड है, तो उसमें बकरी का दूध पी सकते हैं? इज गोट मिल्क गुड एडवाइज्ड? वी डोंट नो, एविडेंस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम ज्यादा रहता है। गोट मिल्क में फैट कम रहता है। तो अगर गोट मिल्क लेने से अगर आपकी डाइटरी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल है ऐसा बोल नहीं सकते। राइट, देयर इज अ पेशेंट, वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, तो -20 डिग्रीज में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एग्रेवेट हो सकता है? इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्यू टू कोल्ड वेदर? ठीक, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, कहीं भी जाओ, वहां भी पेशेंट्स तो हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती है।
इट इज जस्ट दैट हम उस एनवायरनमेंट के लिए कैसे एडजस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब यूएस का कोई बंदा यहाँ 45 डिग्री में आएगा, जो आज अहमदाबाद में टेम्परेचर चढ़ रहा है, तो उसको भी एडजस्ट होने में यहाँ के लिए, वो वहां से पूछेगा मैं इतनी गर्मी में जाऊं तो मुझे कुछ होगा क्या, so that can be a reverse situation also. So टेम्परेचर एज सच, आपको जब ट्रांजिशन होता है, अपने यहाँ ही आप वेदर का सीजन में देखिए, पेशेंट्स को ठंडियों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बादल बरसात आती है तो ज्यादा पकड़ लेता है. सो इट इज जस्ट अबाउट एडजस्टिंग योर बॉडी टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. आप कैसे कितनी जल्दी उस सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है. So once you are adapted to it, -20 हो, -40 हो, doesn't matter फिर. But that adaptability has to be there. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो कई बार ऐसा होता है इंजेक्शंस नहीं मिलते हैं, मेडिसिन नहीं मिलती है, तो डोज स्किप कर सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट? फ्यू डेज, यानी थोड़ी इसमें ऐसा है कि कौन सी मेडिसिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर आप एनसेड ले रहे हो, आपको खाली स्पाइन का ही प्रॉब्लम है, खाली एनसेड ही ले रहे हो और कोई दवाई अभी चालू नहीं है, आपकी बीमारी बहुत जोर में है, तो आपको दर्द बढ़ सकता है. अगर साजो जैसी दवाई चालू है और साजो जैसी दवाई अगर नहीं मिल रही है, आपको लेने में प्रॉब्लम होती है, तो साजो स्लो एक्टिंग ड्रग है, उसका असर आने में 3-4 महीना लगता है, असर जाने में 3 महीने लगता है. तो अगर नहीं मिलती है तो आप थोड़े दिन उसके बिना रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और सेम क्वेश्चन बायोलॉजिक्स का है कि अगर आपकी बीमारी स्टेबल है, आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1-2 डोज स्किप हो जाता है तो यू शुड नॉट वरी, क्योंकि ये दवाइयां स्किप होने से पेन ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सब बीमारियां अभी स्लो बीमारियां हैं जिसका नुकसान सालों के बाद पता चलता है. ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बंद कर दिया और आपको प्रॉब्लम हो गया. ये हार्ट जैसी बीमारी नहीं है जिसमें कुछ हो जाए. And then most important is most of us, जितने भी rheumatologists, I think across India भी आप बोल लो, not just Gujarat, are available definitely for teleconsultation. तो कुछ भी ऐसा डाउट हो तो अपने डेफिनेटली रूमेटोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. क्लिनिक नहीं चालू है, बट डेफिनेटली फोन पे टेलीकंसल्टेशन तो सबका ही चालू है. Okay. And pharma companies have a support available. Yes. तो अगर आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट को अगर आप इन्फॉर्म करोगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो they will definitely guide you to a proper person to get your medicine. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कॉफ और स्नीजिंग है, सर्दी है, वो सब साइड इफेक्ट्स है मेडिसिन लेने के, नुकोक्सिया 60 के? देखिए, एनसेड की वजह से रेयरली राइनोसाइनोसाइटिस जैसा सिम्टम आ सकता है, जिसमें ये स्नीजिंग हो सकता है, खांसी हो सकती है. जनरली इस तरह के चिन्ह एस्पिरिन जो पुराने जमाने में ली जाती थी पेन के लिए, उसमें ज्यादा होते थे. लेकिन रेयरली सभी एनसेड से ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयर है. अगर आपको ऐसा लगता है तो वो एनसेड बंद करके कुछ दिन आपको देखना चाहिए और आपका ऑब्जर्वेशन आपके रोमेटोलॉजिस्ट को बताना चाहिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है, तो वो शायद मॉलिक्यूल बंद करके चेक करके देख सकते हैं. लेकिन ये सब करने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि आपको कोई ईएनटी के रिलेटेड कोई बीमारी नहीं. दवाई को ब्लेम करने से पहले दूसरा कुछ नहीं है, वो कंफर्म करना बहुत जरूरी है. Okay. दिस क्वेश्चन मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ने पूछा है ये लास्ट 1 वीक में. आई डोंट नो हाउ होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीट करने में. आई थिंक ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक वालों से पूछेंगे तो वो ज्यादा बताएंगे. वी आर एलोपैथिक डॉक्टर्स, और इस पे ज्यादा हम कुछ कमेंट करेंगे तो उस सिस्टम के अगेंस्ट में आई थिंक खराब होगा, क्योंकि उसके बारे में हमको बहुत कोई जानकारी नहीं है. बट बेसिक
जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, वो आज मैं यहाँ भी शेयर करती हूँ. एटलीस्ट दिस इज ट्रू अबाउट आयुर्वेदिक, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, कि फर्स्ट थिंग, कोई भी गोल्ड कंटेनिंग कंपाउंड, स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं, ये कोई भी आयुर्वेदिक की कंटेंट वाली जो दवाई होगी उसमें लिखा रहेगा. तो ऐसी कोई भी दवाई जिसमें स्वर्ण भस्म हो, दैट शुड बी अवॉइडेड, फर्स्ट थिंग. बिकॉज इसका एग्जाम्पल अगर मैं एलोपैथी से दूं, तो हम जब पढ़ते थे तो देर वॉज गोल्ड इंजेक्शन विच वॉज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस. पर जब तक हम शायद प्रैक्टिस में आए तब तक ये दवाई बैन हो गई थी, बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स. बट आयुर्वेदिक में ये कहीं ना कहीं अभी भी यूज होती है. एंड ड्रॉबैक ऑफ आयुर्वेदिक इज कि डॉक्टर्स इतने फ्रिक्वेंटली वहाँ टेस्टिंग नहीं कराते, लिवर किडनी पैरामीटर्स चेक नहीं करते, तो पेशेंट लैंड अप विद साइड इफेक्ट्स. इसलिए एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि स्वर्ण भस्म कंटेंट वाली कोई भी दवाई नहीं लेनी है. सेकेंड थिंग, कि कोई भी कंटेंट लेबल बगैर कि कोई भी भस्म जड़ी बूटी नहीं लेनी है. कितने ही पेशेंट्स अभी ऐसे आए हैं कि हम ये पड़की में से दवाई खाते हैं तो हम उठ पाते हैं, नहीं तो नहीं उठ पाते. आई एम 100% श्योर कि उसमें स्टेरॉइड की कुछ ना कुछ मात्रा होती होगी. कोई भी लेबोरेटरी में हम टेस्ट कराएं तो उसमें स्टेरॉइड निकलेगा, जो अभी नहीं 4-6 महीने बाद उसके साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे. तीसरी चीज, एक गूगल, योगराज गूगल, महाराज गूगल और क्या क्या गूगल आते हैं. अगर गूगल के आप केमिकल उसमें जाएं, इट इज अ क्रूड पेन किलर. जैसे हम वोवेरॉन ब्रूफेन यूज करते हैं, और जैसे डाउट्स वोवेरॉन ब्रूफेन इंडोकैप को लेके हैं, वो ही चीज आपको गूगल के बारे में भी दिमाग में आनी चाहिए कि गूगल विल हैव सेम साइड इफेक्ट्स एज एनी अदर पेन किलर्स. तो गूगल वाली भी कंटेंट वाली दवाई कोई भी कंटिन्यूअसली ऐसे नहीं लेते रहना है. ये 3 बेसिक फंडे में पेशेंट्स को देती हूँ. इसके अलावा हाँ, आप घर में मेथी, सौंठ, इलायची जो भी करके करना है, मेथी के लड्डू बनाइए या भस्म, मतलब कुछ भी उसका पाउडर बना के खाइए. आई डोंट माइंड दैट. आप जो घर पे लेके आ रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं, दैट इज फाइन, दैट इज ओके विद अस. बट ऐसी कोई भी दवाई जो बिना कंटेंट, बिना लेबल वाली हो, कंटेंट वाली बट जिसमें स्वर्ण भस्म हो, और तीसरा गूगल, ये कंटेंट वाली दवाइयां थोड़ा सोच समझ के लीजिए. राइट. मैं डॉक्टर रीना से फुल्ली एग्री करूंगा कि ये और जो अमी आपने बताया कि ये क्वेश्चन हर एक मरीज के दिमाग में होता है, क्योंकि जनरली एलोपैथिक दवाइयों की साइड इफेक्ट का बहुत डर रहता है. तो उसके वजह से, और हर एक मरीज नेचुरली चाहेगा ही कि उनको बिल्कुल ठीक हो जाए या कम से कम साइड इफेक्ट हो. वो सही बात है. तो जो डॉक्टर रीना ने बताया वो कि जो क्वेश्चंस आप हमें करते हो, यानी एलोपैथिक डॉक्टर्स को करते हो, तो हम यही सलाह देंगे कि ये सभी क्वेश्चन सेम आपको आपके आयुर्वेदिक या होम्योपैथी डॉक्टर से भी करनी चाहिए कि आपका डायग्नोसिस सही है, उसका प्रमाण क्या है, आप जो दवाई दे रहे हो वो दवाई मेरी दवाई से, यानी मेरी बीमारी को सूट होती है कि नहीं, उसका प्रमाण क्या है. क्योंकि जैसे एलोपैथी मेडिसिन में इंटरनेट पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है. और कई ऑथेंटिक साइट्स है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, मेडलाइन प्लस है, वहां पर आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप जांच कर सकते हो. तो वो सेम क्राइटेरिया ये मेडिसिन में भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि जैसे डॉक्टर रीना ने बताया कि बिना लेबल की पुड़िया आती है, लोग लेते रहते हैं, और ये इंडिया में खास करके अनरेगुलेटेड, कभी कभी वही पेन किलर्स का भस्म बना के वो पुड़ी में होता है. आप तो सोचते हो कि आपको आयुर्वेदिक और ये चल रही है, और वास्तव में वो एलोपैथिक दवाई की वो पाउडर होता है, और आपको लॉन्ग टर्म नुकसान कर सकता है. तो बाकी ये दवाइयाँ असर करती है कि नहीं, ये हमारे फील्ड में नहीं है, क्योंकि हम उसमें ट्रेंड नहीं. वो आप उसी फील्ड के डॉक्टर को जाके पूछना चाहिए. राइट. सी, एक ये मैं दिखाऊंगी, ऑर्थोनिल करके पाउडर है, दिख रहा है? हाँ हाँ, ये उल्टा आ रहा है. सो ये मैंने फोन में फेवरेट्स में सेव करके रखी है फोटो. कितने ही पेशेंट्स मेरे पास आए कि हम ये पाउडर लेते हैं तो ही उठ पाते हैं. एंड दिस वाज देयर 1 जनवरी 2019, फ्रंट पेज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि दिस
was found to contain good amount of steroid, और ये कहीं आई थिंक लुधियाना से बन के आती है, और बड़ौदा में इसका बड़ा कंसाइनमेंट को पकड़ा गया था। और कितने ही पेशेंट्स मेरे इसको ले रहे थे, एक पेशेंट का तो काफी बुरा हाल हुआ, स्पाइनल फ्रैक्चर्स मेरे फोन में भी है ना? राइट। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री है। अभी मुझे प्रैक्टिस में 15 साल हो गए हैं, और 15 साल में मैंने देखा है कि हर 2-3 साल में सेम चीज नए पैकेजिंग में आती है और लोग रहते हैं। तो ये गलत बात है। हम यही चाहेंगे कि जितने भी मरीज हमें सुन रहे हैं, वो आप साइंस को फॉलो करो। आप कहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन यानी माहिती लेते हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो सोच समझ के हम आपको वार्न करेंगे कि आप इससे सावधानी बरतें। राइट। इसके कंटिन्यूएशन में दूसरा क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 कैप्सूल्स सीकॉड ऑयल, इज इट एडवाइजेबल कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स ले सकते हैं? इसमें ऐसा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में ऐसे स्टडीज है कि वो आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके बॉडी में कुछ ऑक्सीडेटिव यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसको ये कम करने में ये सब मदद करते हैं। लेकिन ये सब लेने से बीमारियों में कुछ फर्क पड़ता है, दर्द में कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो अगर आप जैसे जनरल लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, उस तरीके से अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये लेने से आपकी बीमारी की तीव्रता कम हो जाएगी, आपका पेन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉड लिवर ऑयल और फिश लिवर ऑयल, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसे केमिकल्स है जिसकी वजह से दर्द कम होता है, लेकिन जो डोज रेकमेंडेड है कि आपको 18 कैप्सूल्स लेनी पड़ती है दिन में, 18 कैप्सूल्स ऑफ फिश लिवर ऑयल पर डे, वो पेन कम करने के लिए, पेन का इफेक्ट लाने के लिए, वो ज्यादातर मरीज टॉलरेट नहीं कर पाते। अमी मैं तो इनको ना सब शो पीस ड्रग्स बोलती हूँ। घर में जैसे ड्राइंग रूम में शो पीस रखे होते हैं, उस टाइप की मेडिसिन की इसकी इम्पोर्टेंस है। नहीं भी होगा तो शायद कोई फर्क नहीं है, ऑलरेडी आप 10 दवाई खा रहे हो, 2 और खाने का कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा घर के बादाम अखरोट खाओ, that gives enough omega-3 fatty acids. Yeah, agree. Dry fruits are better than this medicine. Yes. Okay. तो there is a question, ये आप ड्राई फ्रूट की बात चल रही है तो, कि कोई नेचुरल क्योर है, मेडिसिन नहीं ले और घरगथ्थू कुछ करे? एक्सरसाइज, नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और नेचर क्योर यानी हर एक बीमारी, जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हर एक बीमारी की तीव्रता अलग होती है। तो हमारी करियर में डॉक्टर रीना ने भी देखे होंगे, मैंने भी ऐसे मरीज देखे हैं जिनको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, खाली एक्सरसाइज से ही ठीक रहते हैं। तो उनकी बीमारी माइल्ड रहती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी सिस्टम अपने आप, जिनको हम रेमिशन बोलते हैं, नेचुरल रेमिशन में चले जाते हैं। बहुत माइनॉरिटी होते हैं, बहुत कम लोग को ऐसा होता है कि वो बीमारी आती है, थोड़े समय रहती है, तकलीफ देती है, फिर नेचुरल रेमिशन में जाती है और बॉडी की नॉर्मल सिस्टम वापस आ जाती है। वैसे मरीज भी बिना दर्द के और बिना दवाई के ठीक रह सकते हैं। लेकिन नेचर में, यानी अगर क्वेश्चनर का इंटेंशन ये है कि हम कुछ नेचुरल प्रोडक्ट खाएंगे और हमें ठीक हो जाएगा, हमारी बीमारी चली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। राइट। हम लोग अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन है, दैट इज पंचकर्मा ट्रीटमेंट हेल्पफुल? क्योर तो खैर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्योर वर्ड यूज करना ही गलत होगा, और पंचकर्म इज काइंड ऑफ, मैं जितना समझती हूँ पंचकर्म को, कि इट इज काइंड ऑफ अ पैसिव एक्सरसाइज। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं, ये हाथ है, ये मुझे कोई यहाँ पे ऐसे मालिश करके दे रहा है, और वही मैं ये मूवमेंट डंबल्स लेके करूं,
तो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो मसल में जो एक्टिविटी हो रही है, दैट इज द सेम. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ पैसिव एक्सरसाइज. तो जब तक पेशेंट को ऐसा है कि मैं खुद से कोई चीज नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मुझे करके दे दे टू बिगिन विथ, इफ दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल तो ठीक है, करवा लीजिए. बट अल्टीमेटली जो खुद से करेंगे, जो एक्टिव एक्सरसाइज होगी, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. पंचकर्म जब तक कराएंगे और या वहां से वापस आएंगे तब तक का बेनिफिट रहने वाला है, फिर वहीं के वहीं हो जाने वाला है. ओके. क्योर तो नहीं. शुरुआत के ये सेशन की शुरुआत में हमने जो कुछ फूड की बातें डिस्कस की थी, तो पंचकर्म में वो लोग ऐसे लैक्सेटिव्स देते हैं, डायरिया एनीमा देते हैं. हाँ, हाँ, तो हाँ. गट का और इन्फ्लेमेशन का कुछ संबंध है, तो थोड़े समय के लिए आपको आराम लग सकता है. वापस आने के बाद वही हो जाना है. दूसरा वहां पर जाते हो, वहां पर खाने का एकदम सात्विक भोजन जिसको बोलते हैं, एकदम सिंपल फूड देते हैं. तो फिर तो ये जो चेंज इन वे ऑफ लाइफ, उसका ये सब दर्द से ज्यादा संबंध है रादर देन बीमारी पर. तो दर्द कम हो सकता है लेकिन बीमारियां जाती नहीं है. अगर आप वही लाइफस्टाइल घर पे मेंटेन कर सकते हो तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन वो लाइफस्टाइल चेंज जो हम भी सब मरीज को बताते हैं. राइट. और लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंट पहले मेडिसिन ले रहा था जो डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, फिर 2-3-4 साल उसको अच्छा रहा, तो द पेशेंट स्टॉप्ड द मेडिसिन. अभी उसको वापस पेन हुआ है तो वो वापस डॉक्टर के पास गया है एंड डोज भी बढ़ा है. तो व्हाट इज सजेस्टेड कि भाई वो स्टॉप करनी चाहिए विदाउट कंसल्टिंग रूमेटोलॉजिस्ट? हाउ डज इट वर्क? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. खुद ही गलती की है और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गए हैं फिर. सो द आंसर इज वेरी मच क्लियर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि दवाई तो आपको रेगुलर लेनी है और बिना डॉक्टर की सलाह के इसको कभी बंद नहीं करना है. डॉक्टर्स को भी दवाई देने का शौक नहीं है, जब तक जरूरी होगा तब तक ही देंगे. इसलिए हम बार बार एक्सरसाइज पे जो स्ट्रेस करते हैं ना कि एक्सरसाइज करो तो दवाई कम हो पाएगी, बंद हो पाएगी. बट दवाई बंद कर देना अपने मन से, that is definitely a wrong way to go about it. Right. ज्यादातर मरीज में ये बीमारियां धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं. तो दवाई बंद कर दी, फिर बीमारी बढ़ी, फिर दवाई बंद कर दी, फिर बीमारी बढ़ी. तो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये बीमारी का नुकसान बाद में बड़ी उम्र में पता चलता है. तो ऐसे करना एडवाइजेबल. ओके, फाइन. रीना मैम, शबीर सर, some last thank you. Before you close off, Ami, thank you. आप अंतर्ध्वनि से बहुत अच्छा काम कर रहे हो. हमें आशा है कि आप ये काम जारी रखेंगे और करते रहेंगे. ज्यादा से ज्यादा मरीज खास करके गुजरात में इंटीरियर में आपकी रीच पहुंचनी चाहिए. दैट इज वन. और जो भी जितने भी पेशेंट अभी सुन रहे हैं हमें, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करे उसका सोर्स कौन सा है, कौन आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है. व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आजकल बहुत ज्यादा जो भी जितने भी मैसेज आते हैं उसमें से ज्यादातर साइंटिफिक नहीं होते हैं. तो साइंटिफिक सोर्सेज, वहां से ही आप अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए. और हियर से जिसको बोलते हैं अफवाहें होती है, ऐसे नुस्खे, वो करना आपको नुकसान कर सकते हैं. और लॉकडाउन के टाइम का आई थिंक एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए. सब पेशेंट्स ने एक्सरसाइज करनी चाहिए. एंड आई होप जब तक लॉकडाउन खुलेगा, जब पेशेंट्स वापस क्लिनिक पे आएंगे हमको दिखाने, हम उनकी दवाइयां आदि करने के लायक हो जाए. और गुजरात रोमेटोलॉजी एसोसिएशन की वेबसाइट है जिस ragindia.org, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं. हम ट्विटर पर भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक पर भी है. उनको आप फॉलो कीजिए. वहां से आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, करंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. डॉक्टर रीना है उन सब के इंचार्ज है. अगर आप और कुछ कहना चाहें. हम लोग सोशल मीडिया में भी पोस्ट सारा करते रहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन से, और इस चीज का एक लिंक हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में भी डाला है. एंड प्रॉब्ली अभी तो गुजराती में है, उसका ट्रांसलेशन भी करके ये हम उसमें डालने वाले हैं. बट डेफिनेटली आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं इस चीज के लिए.
और बाकी कोई भी क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ अस ऑल डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर टेली कंसल्टेशन. क्लिनिक तो जब खुलेगा तब पर्सनली मिलेंगे ही सही, बट तब तक टेली कंसल्टेशन के लिए वी आर ऑलवेज देयर. थैंक यू. थैंक यू शबीर सर, थैंक यू रीना मैम so much. World Ankylosing Spondylitis Day, and you are with us with Antardwani. It is really important for us. Thank you so much once again. Thank you. एक्सरसाइज की बुकलेट्स काफी पेशेंट्स बोल रहे हैं कि हमको चाहिए. We will circulate it in the हमारा अंतर्ध्वनि का WhatsApp है, हम लोग उसमें शेयर करेंगे. अभी नेक्स्ट सेशन जो है हमारा 5th May को है, that is on diet and exercise by Dr. बंकिम देसाई and Dr. रिपल शाह. तो आप जरूर से जुड़िए हमारे साथ. डाइट के बारे में और ज्यादा डॉक्टर बताएंगे. और ये सेशन खत्म होने के बाद हम लोग एक फीडबैक लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो इसके आगे का सेशन हुआ था योगा का, दोनों सेशन की लिंक्स मैं भेज रही हूँ, तो आप प्लीज फिल कीजिए, तो हमको पता चलेगा कि सेशन में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या बेटर होना चाहिए. Yes, I request all the patients to follow us on Facebook and Twitter and help us to spread the correct scientific information to everyone. Thank you. Thank you so much everybody.